कोचिंग सेंटर में आपके लिए लेके आए हैं साउंड। हमने पिछली क्लास में आपको साउंड के बारे में जो चीजें बताई थी कि साउंड में क्या क्या होता है। सबसे पहले साउंड में क्या होता है, ऊर्जा होती है। क्या होता है, ऊर्जा होती है। ठीक। दूसरी बात, साउंड जो है, ध्वनि है, माध्यम में चलता है। किसमें चलता है, माध्यम में चलता है। ठीक है, यानी कि इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात हमने आपके लिए बताई थी कि साउंड क्या है, साउंड एक तरंग है। क्या है, ध्वनि क्या एक तरंग है, यानी वेव है। ठीक है, इसे हम वेव बोलते हैं। आगे और क्या होना चाहिए साउंड में, क्या, किसी भी वस्तु में साउंड उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें प्रत्यास्थता होनी चाहिए। प्रत्यास्थता होनी चाहिए। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और चीज, दूसरी चीज, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, वो वस्तु हमारी जड़त्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उस वस्तु में जड़त्व होना चाहिए, यानी इनर्शिया होनी चाहिए, जड़त्व। ठीक, ये बातें साउंड में। ठीक, साउंड के अंतर्गत हम सिर्फ इन्हीं बातों का अध्ययन करते हैं, बाकी चीजें नहीं है। ठीक है, आगे की चीजें क्या है, आगे हमने आपको बताया था, हमने आपको क्लास जो खत्म की थी आपकी यांत्रिक पे। कहां पे, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये हमारी मैकेनिकल वेव होती है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होती है। ये ऊर्जा और संवेग, ऊर्जा और संवेग के द्वारा क्या करती है, किसी कण में हलचल उत्पन्न करती है। क्या करती है, किसी कण में हलचल उत्पन्न करती है। ठीक, यांत्रिक तरंगें कौन कौन सी होती है, जैसे रस्सी में उत्पन्न जो तरंग होगी, किसमें, रस्सी में उत्पन्न तरंग। ठीक है, रस्सी में अगर कोई तरंग उत्पन्न होती है तो वो कैसी होती है, यांत्रिक तरंग होती है। कैसी होती है, यांत्रिक। क्यों होती है, क्योंकि रस्सी में, मान लीजिए हमने किसी रस्सी को पकड़ा और उसको एक सिरे से हमने दीवार से बांध दिया, इस सिरे को दीवार से बांधा और यहां से हमने उसे झटका, तो रस्सी का मूवमेंट ऐसा रहेगा। ठीक है, अब रस्सी तो अपनी जगह पे स्थिर है। क्या करते हैं, इनमें जो कण होते हैं रस्सी के अंदर जो कण होते हैं वो अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से अपनी जगह पे कंपन करते हैं। जब वो अपनी जगह पे कंपन करते हैं, और क्या करते हैं, और एक काम हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, क्या करते हैं, कंपन करने के साथ ही अपनी जो ऊर्जा है वो पास वाले कण को दे देते हैं। मान लीजिए ये रहा रस्सी का जूम पॉइंट, हमने बता दिया आपको। ठीक है, जूम है नहीं, ये बताया जूम पॉइंट। मान लीजिए इसके अंदर रस्सी है, ये डॉट नुमा। ठीक है, मोटी सी इस तरह दिख रही है। ठीक, अब इसके अंदर जो कण है, ये छोटे छोटे कण पार्टिकल है, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जगह पे गति करेंगे। क्या करेंगे, अपनी जगह पे ही कंपन करेंगे, ऊपर नीचे कूदेंगे। ठीक, ऐसे करके। ठीक, क्या फिर क्या करेंगे, जो अपनी एनर्जी होगी ये दूसरे कण को, इसने इसको दे दी, इस पे इसको दे देंगे, फिर ये इस तरह से कण करेंगे, तो हमको क्या लगेगा कि रस्सी यूं सांप की तरह ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, तो ये रस्सी में उत्पन्न तरंग क्या है, मैकेनिकल वेव है। क्या है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव। ठीक, अब बात करते हैं पूरी मैकेनिकल वेव की, कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब जो हमारी मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक तरंगे, ये क्या होती है, द्रव्यात्मक माध्यम में चलती हैं। यहां लिख दे, यांत्रिक तरंग, वरना कहेंगे वो ध्वनि में पढ़ा रखा, यानी मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये द्रव्यात्मक माध्यम में चलती है। द्रव्यात्मक मतलब कोई द्रव्य होगा। ठीक है, द्रव्य का मतलब ठोस भी हो सकता है। ठीक, यानी मैटर, पदार्थ होना चाहिए। द्रव्य भी हो सकता है, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। ठीक है, द्रव्य होता है पदार्थ, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होता है कोई, और द्रव होता है लिक्विड, यानी बहने वाला, जैसे पानी हो गया। और तीसरी तो आपको पता ही, यानी कि गैस। तो क्या करती है मैकेनिकल वेव, जो है द्रव्यात्मक पदार्थों में चलती है,
और इनके लिए क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है, माध्यम होना चाहिए। ये तो जरूर याद रखो। अगर कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तरंगे यानी साउंड जो है हमारा, ध्वनि हमारी है, इसका माध्यम क्या होता है, तो माध्यम कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, वायु। हमारे और आपके बीच में क्या माध्यम है, क्या माध्यम है, पहले माइक्रोफोन। ठीक, उससे क्या होता है, हम बोलते हैं, आपकी आवाज क्या करती है, अभी आवाज मेरी क्या है, ये ध्वनि ऊर्जा में है, आपके मोबाइल में जा रही है, यानी मेरे मोबाइल स्पीकर से आपके मोबाइल स्पीकर में आ रही है, तो वहां पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बन जाती है। फिर जब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आप सुनते हो, अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके जब आप सुनते हो, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। तो माध्यम क्या हुआ, वायु हुई। या मोबाइल का नेटवर्क है तो माध्यम क्या हो जाएंगे, सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से। लेकिन माध्यम कुछ ना कुछ है, तरंगे हैं। ये आवाज मैं यहां से बोल रहा हूं, अगला आगे सुन रहा है, तो ये आपको क्या लगता है, मोबाइल से मोबाइल में जाता है कनेक्शन? नहीं, मोबाइल से मोबाइल में नहीं जाता है। ठीक है, कैसे जाता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस चंद सेकंडों में होता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हमारी ये मोबाइल है या डिवाइस है, कोई भी टीवी है, ये हमारे पास रखा हुआ है। ठीक, हमने यहां से किसी को कॉल किया, यहां से हमारी तरंगे, इलेक्ट्रॉन, जो भी आप समझ रहे हो, जिस भाषा में समझ रहे हो उसी में समझो, वैसे इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तरंगे, वेव, ठीक, तरंग कह लो। अब ये यहां से कहां जाएंगे, सबसे पहले कहां जाएंगे, उस सैटेलाइट पे जाएंगे जो पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। कहां जाएंगे, पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। किसका, आपकी कंपनी का सैटेलाइट, जैसे जियो, आपकी कंपनी है जियो की, एयरटेल की है, ठीक है, या एयरटेल की है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी जिसकी सिम है। ठीक, तो वो आपका वहां सैटेलाइट लगा होगा जियो का। ठीक, जियो वालों ने एक सैटेलाइट अपना प्राइवेट लॉन्च कर रखते हैं, सारे चैनल वाले अपने अपने सैटेलाइट रखते हैं। एक बार हमने इसी बारे में और बात की थी, तो जो लोग नए हैं वो भी सुन लें। तो जब सैटेलाइट में पहुंचेगा, अब सैटेलाइट से कहां जाएगा, जो हमारे छोटे छोटे टावर होते हैं, सॉरी, पहले तो ये जाएगा टावर में, जो हमारे गांव के टावर लगे होते हैं, जो हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में जो टावर लगे होते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल से उस टावर में जाएगा, उस कंपनी के टावर से सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से फिर आपके गांव में जो टावर लगा है उसमें जाएगा, फिर टावर से तब आपके मोबाइल में वो कॉल आएगी या वो मैसेज आएगा। ये लंबा प्रोसेस हुआ, कितनी जगह आया, पहले आपके मोबाइल से आपके नजदीकी टावर में, नजदीकी टावर से सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर नजदीकी टावर पे, नजदीकी टावर से फिर आपके मोबाइल में। कभी कभी क्या होता है, आप इधर से फोन कर रहे हो और उधर से आवाज नहीं आती है, या हमारी आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ती है, तो इसका कारण यही होता है, हो सकता है उनके टावर में, उनके गांव में लाइट ना आ रही हो या कुछ हो रहा हो, ऐसा होता है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे यांत्रिक तरंगों की। तो हमारी यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। हाँ, यांत्रिक तरंगों के पहले कुछ उदाहरण देख लो, यांत्रिक तरंग के उदाहरण जो आपके किसमें एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले कहां कहां यांत्रिक तरंगें यूज होती है, बताओ। जल में यांत्रिक तरंगें यूज होगी, जल में, जल में, हाँ जल में। क्यों, अभी बता रहे। जल में इसलिए, हमने कल बताया था, इस तरह से हमने मान लीजिए पत्थर मारा इसमें, ठीक, ये हमारा पत्थर यहां गिरा आके, तालाब में शांत पानी है, ये सब पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमने पत्थर मारा, पत्थर ने क्या किया, अपनी जगह ली। पानी पहले क्या था, एकदम से सिंपल था, इस तरह से शांत था, स्थिर अवस्था में था। हमने आपको बताया था जब पानी शांत होता है किसी तालाब में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और जब पानी में हलचल होती है तो उसमें दोनों एनर्जी आ जाती है। जब पानी गति करेगा, पानी को नाली से बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्योंकि पानी स्थिर है और बह भी रहा, पानी में तो ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पत्थर की बात करते हैं, पत्थर मारता है तो क्या होता है, इसके कण जो है इसको नीचे दबाते हैं, ठीक है, नीचे दबाते किस वजह से, ये होता है जड़त्व में, पानी जड़त्व में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। और इसमें क्या होती है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी चीज में
वो चीज कहां तक, किसको क्षमता, यानी समझ लो इस तरह से किसी वस्तु की क्षमता, जैसे प्लास्टिक की गेंद है, क्षमता के बाद वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। किसी वस्तु में उस पर दाब या प्रेशर पड़ने पे उसके बाद वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। जैसे रबर की गेंद आपने देखी है, आप उसको दबाओ तो उस पर बल लगा, फोर्स लगा, प्रेशर जो भी लगा, लेकिन जब आपने उसको छोड़ा तो वो अपनी इस अवस्था में आ जाएगी, तो वो यानी कि प्रत्यास्थता है उसमें, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता स्टील में, लोहे में, इसमें होती है, क्योंकि इसको हम दबा ही नहीं पाएंगे उतना, ठीक है, लेकिन प्रत्यास्थता तो होती है, ये इनमें ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। गीली मिट्टी भी प्रत्यास्थता का एक उदाहरण है, ठीक है। पूछ देते हैं, बात यहाँ पे आती है, तो ये कण क्या हुए, एक दूसरे से ऊपर नीचे गति करने लगे। जब ये गति करने लगे तो क्या हुआ, पानी ऊपर नीचे अपनी जगह हिलने लगा, पानी कहीं बह के नहीं गया, सिर्फ अपनी जगह पे हिलता रहा, ठीक। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे स्थिति भी थी और गतिज भी थी, तो किसमें बन गई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो जल में होती है। दूसरा उदाहरण, दूसरा कहां पे होती है, हमारी ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि की तरंगे होती है वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, ध्वनि तरंगे, ठीक। नंबर तीन किसमें होती है बताओ, स्प्रिंग में। किसमें, तनी हुई स्प्रिंग या स्प्रिंग में भी होती है, ठीक है। जब हम स्प्रिंग वाला उदाहरण अभी बताएंगे आपको आगे क्लास में। दूसरी, रस्सी में उत्पन्न तरंग। किसमें, रस्सी में उत्पन्न तरंग, जो रस्सी में तरंग उत्पन्न होती है, इस तरह से जड़ते हैं, तो वो किसमें होती है, मैकेनिकल में, ठीक है। यानी कि ये यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हम बना सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगों के टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। टाइप्स देखो बाबू, इसके दो ही होते हैं। पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ, यांत्रिक तरंग के प्रकार में पहला क्या होता है, एक होता है हमारा अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की। तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक। क्या कहते हैं, ट्रांस वेव, ठीक। तो क्या हो गया, पहली हमारी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, देखो अनुप्रस्थ तरंग क्या करती है, जैसा हमने आपको पिछली क्लास में शॉर्ट में बताया था कि जो तरंग के चलने के लंबवत, अगर हमारी तरंग इस दिशा में जा रही है और कण इस दिशा में कंपन करते हैं तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। मतलब कण के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक। कण के चलने की दिशा के लंबवत जो कंपन करते हैं वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। विज्ञान को आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली समझो, अपने से जोड़ के पढ़ोगे, विज्ञान कभी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ यानी कि कण अगर हमारे, समझ लो इस दिशा में जा रहे हैं और जो गति कर रहे हैं वो इस दिशा में, तरंग इस दिशा में जा रही है, कण नहीं जा रही, तरंग जा रही है। और जो हमारे कण है वो किधर गति कर रहे हैं, ऊपर नीचे इधर, तो ये लंबवत हुआ ना, इसके लंबवत हुआ, ठीक। लंबवत हुआ ना, त्रिभुज बन गया पूरा, लंबवत हुआ, इसे आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो ये क्या, कैसे गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। कण क्या करते हैं, तरंग के लंबवत गति करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब इनके उदाहरण क्या है, जैसे पानी पर चलने वाली तरंग, पानी की सतह पर चलने वाली तरंग, पानी की सतह पर तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग देखो कहां पे काम करती है, पानी की सतह पर, ना कि पानी के अंदर।
जो हमारी तरंगे ऊपर आपको दिखता है तालाब या किसी गड्ढे में आप पत्थर मारते हो तो पूरा हिल जाता है, ये अंदर तक नहीं, सिर्फ इसके ऊपर के कण ही गति करते हैं, ठीक है। तो पानी की तरंग पर गति करते हैं अनुप्रस्थ तरंग के, ठीक। दूसरा उदाहरण हमारा हो गया रस्सी में उत्पन्न तरंगे। जो रस्सी होती है, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, जो रस्सी में उत्पन्न तरंगे होंगी वो भी अनुप्रस्थ तरंग होगी, क्योंकि रस्सी में इस तरह से गति करते हैं तो कण हमारे क्या इधर की तरफ ऊपर नीचे गति करेंगे और तरंग इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये रस्सी में हो गया। तीसरा, जहां इस तरह की कंडीशन आती है कि कण ऊपर नीचे गति करे और जो हमारी वेव है वो आगे की तरफ जाए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा, ठीक है। आगे स्वरित्र या वाद्य यंत्रों में, स्वरित्र या वाद्य यंत्र जो बजाने वाले होते हैं, जो तार वाले होते हैं, सिर्फ तार वाले, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, बीड़ा हो गई, टन टन, तो इनमें क्या होता है, आप ऐसे बजाते हो इस तरह से, मान लो यहाँ पे ताकत मारते हो तो कण क्या करते हैं, ऐसे से गति करते हैं, तरंग इस तरह से जाती है आगे, ठीक। ये हो गए, ये तो अनुप्रस्थ तरंग के हो गए, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगों को हम कहां पे अनुप्रस्थ तरंगें और काम करती हैं, ये भी देखो ठोसों में अनुप्रस्थ तरंगें कहां काम करेंगे, हमारी ठोसों में, ये सिर्फ ठोसों में काम करेंगी, ठोसों में, द्रवों में नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ठोस में काम करेंगी। दूसरा कहां काम करेंगी, दूसरा कहां काम करेंगी, द्रव में, लेकिन द्रव में करेंगी कब, केवल सतह पर, केवल सतह पर कहां करेंगी, केवल सतह पर। अनुप्रस्थ तरंगें जो है ध्रुव में कहां काम करेंगी, केवल सतह पर करेंगी। और कहां काम करेंगी, और कहां, जहां इस तरह की कंडीशन होगी वहां काम करेंगी, ठीक है। यानी कि जो भी निष्कर्ष निकला है, अनुप्रस्थ तरंगे उस जगह काम करती है, उस पदार्थ में काम करेंगी, उस पदार्थ में काम करेंगी जिसमें क्या होगा, रिगिडिटी होगी, यानी कि दृढ़ता होगी, दृढ़ता, रिगिडिटी होगी। ये क्या कहलाती है, ये दृढ़ता होती है, यानी किसी वस्तु की दृढ़ता, उसकी क्षमता। मान लीजिए इस मार्कर की दृढ़ता कितनी है, हम इसे तोड़ेंगे ये कितना दृढ़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या करती है, रिगिडिटी में काम करती है, ठीक है। और ये किसमें काम करेंगी, ठीक है, ठीक। ये सब उदाहरण हो गए। अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि अनुप्रस्थ तरंग है क्या। ये सब उदाहरण पहले देने का मतलब यही है, आप बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जान जाओ। रटी रटाई डिफिनीशन ना लिखो, ना बोलो, ना समझो, ठीक है। रटी रटाई क्या, आप ये रट लोगे, लंबवत दिशा में कंपन करती है और ये, ठीक है। अब ये बात होगी, अब इसकी जो डिफिनीशन है वो तो आप बना लोगे, ठीक है। फिर भी अब हम आपको ग्राफ के जो बनता है इसका, उसके माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद जो अब इसका ग्राफ बनेगा, मान लीजिए हमारी ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये चलेंगी कैसे, ठीक है। इन्होंने इस तरह से चलेंगी ठोसों में, पानी की सतह पे, ठीक। जो ऊपर का हिस्सा होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं श्रृंग, और जो इसके नीचे जब तरंग जाती है तो उसको कहते हैं गर्त। आदमी कहता नहीं गर्त में चले गए, यानी नीचे, श्रृंग मीन्स ऊपर। इतनी बात समझ गए। तो ये जो ग्राफ हमने यहां से बनाया, ये दिशा दिखाता है हमारी टाइम की, कि तरंग कितने टाइम में यहां पहुंच रही है, ठीक है। टाइम यानी समय हो गया। अब समय में कितने समय में ऊपर से नीचे गति कर रही है। और ये जो ग्राफ दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ये होता है इसके विस्थापन का। ये होता है इसका विस्थापन, यानी ये किस वेग से या किस गति से जा रही है, ठीक। श्रृंग और गर्त समझ गए। एक श्रृंग से लेकर दूसरे श्रृंग तक, वैसे समझ लो, अगर आपके दिमाग में पिक्चर तालाब की बन रही है या रस्सी की बन रही है, तो ऐसे समझ लो, एक श्रृंग यानी एक लहर से दूसरी लहर के बीच की जो दूरी होती है उसे लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ये हमारा जो लेमडा है,
ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया लेमडा, ठीक है। और जो ऐसा ही नीचे ही हाल होता है, एक गर्त से दूसरे गर्त, एक ही गर्त बना, यहां पे एक और बना दे। चलो ये हो गया हमारा दूसरा गर्त। जो दूसरे गर्त के बीच की दूरी है ये भी लेमडा ही होती है, ठीक है। अब यहां पे आप ग्राफ समझ गए। अब तरंग आपकी चल रही है इस तरह से आगे की तरफ समय, और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अब आप कह सकते हो कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जो गति के अनुदिश, दिशा के अनुदिश या तरंग के अनुदिश लंबवत कंपन करते हैं। जिसके कण अनुदिश लंबवत कंपन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और पूरा इसका इतिहास जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको हाँ छोटी चीज और है, जैसे एक सुरंग से, यानी एक सुरंग यहां से लेकर और जो दूसरा गर्त होता है इसके बीच की दूरी यानी आधी हो जाएगी, इसे लेमडा बाई 2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताया। और जो भी छोटी मोटी समस्या या जो छोटी मोटी चीज में रह गई होगी हम वो भी आपको अगली क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। कल हम आपको अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में इसी तरह विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।